हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं इसके पहले अभी इसका फर्स्ट पार्ट लेके आया था। ठीक है, इसरो का पेपर, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन थे, 60 में मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया था। तो जो सेकंड पार्ट बाकी है उसमें हम लेके आए हैं 1 से 31 से लेके 60 क्वेश्चन तक का। ठीक है, इसी क्रम में आज मेरा सेकंड पार्ट है। यदि आप मेरे पहला पार्ट नहीं देखें तो आप मेरे चैनल प्लेट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसरो की सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें हमने जितने अभी तक इसरो में पेपर हुए हैं हम सारे पेपर सॉल्व कराएंगे क्रम से। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मेरा ये दूसरा पार्ट है। या मेरा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा देख लीजिए 20/11/2016 का पेपर है। ठीक है, टेक्नीशियन भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का पेपर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स चल रहा है। ये 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और 90 मिनट टाइम देता है आपको, 1.5 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करना होता है, पर्याप्त टाइम होता है। ठीक है, आप अगर इसरो बेंगलोर में 50 सीट आई थी अभी और उसका पेपर देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, 50 सीट बहुत दिनों बाद आई है इसरो में, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इसके पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है। तो कह रहा है गेट जिसका आउटपुट निम्न होता है यदि सभी इनपुट हाई हो तब। ऐसा कौन सा गेट है जिसकी सभी इनपुट हाई हैं तब भी आउटपुट हमको लो मिलता है। ठीक है, देखते हैं। पहला गेट हमारा नैंड गेट है। तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट का सिंबल आप देख लीजिए, सिंबल नैंड गेट का ऐसे होता है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं इसके ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल नैंड गेट की क्या होती है, 0 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो यदि हम नैंड गेट में 2 इनपुट देते हैं, 0 0 देते हैं। ठीक है, तो 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, लेकिन इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 1 होगा। ठीक है, तो यदि सभी इनपुट कह रहा है जब सभी इनपुट हाई हो तब आउटपुट लो होता है। तो इस कंडीशन में होगा नहीं, नैंड गेट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर दोनों इनपुट इसकी हाई कर देते हैं तो इसके आउटपुट हमको क्या मिलेगी, लो मिलेगी। ठीक है, तो नैंड गेट होगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं नार गेट। तो नार गेट का सिंबल देख लीजिए आप, सिंपल सा नार गेट का सिंबल बनता है ऐसे। ठीक है, नार गेट का सिंबल है, 2 इनपुट होती हैं ए और बी, आउटपुट हमारा होता है ए प्लस बी का बार। ठीक है, ये हमारा नार गेट होता है। इसकी हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। जब इसकी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है, 0 1 0 1। और इसमें देखिए हम लास्ट से पूछ रहा है कि हमको ओनली जो इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा। यदि हमको दोनों इनपुट हाई करते हैं, ठीक है, 1 1 देते हैं तो 1 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, फिर उसे इन्वर्ट करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसा गेट कौन सा गेट है, नार गेट है, जिसकी सभी इनपुट हाई हैं तब हमको आउटपुट लो मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जब इसकी सभी इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट हमारा लो होगा। ये ऐसा कौन सा गेट है, ऐसा गेट हमारा नार गेट है। ठीक है, तो इसे क्रम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। उत्तरोत्तर सन्निकट तकनीक डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। इस टेक्निक का प्रयोग दोस्तों हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन के लिए। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। एक 4 बिट का काउंटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एक 4 बिट का काउंटर 0 से लेके 1 2 डॉट डॉट n तक की गणना कर सकता है, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, जो हमारा काउंटर होता है अगर वो 4 बिट का काउंटर है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या होती है, जो मेरा 4 बिट का काउंटर होता है तो लास्ट डिजिट हमारी क्या होती है, 2n-1। ठीक है, तो 2 मतलब 16, 16 - 1 बोले तो 15। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप 4 बिट का काउंटर है तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 0 0, ये काउंट करेगा 1 1 1 1। ठीक है, तो कितने की वैल्यू होती है, ये हमारी होती है 15 की। ठीक है, तो हमारा जो 4 बिट का काउंटर होता है वो हमारा 16, ठीक है, 0 से लेके 15 के बीच में काउंट करता है।
जो हमारा 16 तक जाता है। तो 0 से लेकर 15 हमारा 16 नंबर आ जाते हैं, उसमें 16 डिजिट आती है। तो जो लास्ट डिजिट होगी इसमें पूछ रहा है कि लास्ट डिजिट कितना है। तो लास्ट डिजिट जो हमारी n वाली है, n का मान कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो 2n-1 करके आप ज्ञात कर सकते हो। इसी क्रम में अगर 3 बिट का पूछा होता कि 3 बिट का काउंटर है तो लास्ट डिजिट n का मान कितना होगा, तो 2^3-1 कर लेते। ठीक है, तो 8-1 7। ठीक है, तो 3 बिट की जो लास्ट डिजिट n का मान होता कितना होता, 7 हो जाता। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीआरओ में वाई एच डॉट डॉट को दर्शाता है। ठीक है, सीआरओ में जो हमारा वाई एच होता है वो क्या दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को, बोल्टा को, समय को, या अवधि को। दोस्तों जो हमारा सीआरओ होता है, ये सीआरओ ऐसी बनी होती है। ठीक है, ये 2 प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट जो होती हैं, इस प्लेट पे हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है। ठीक है, इस पे हम शॉर्ट टूथ वेव सप्लाई जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, एफ का मान दिया हुआ है और हमें आवर्तकाल का मान पूछ रहा है। तो एफ इक्वल टू दिया हुआ है 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो हम जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो हो जाएगा 1/200। ठीक है, अगर हम 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 0.5 इंटू 10⁻², क्योंकि 100 मतलब 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2⁻² हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 0.005 सेकेंड। अगर इसको हम 10⁻² को हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 अंक और बाईं साइड में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0.005 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा बी। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन देता है, यदि आपको फार्मूले मालूम है, तरीके मालूम है निकालने के, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बेंगलोर इसरो का पेपर है, हमको बहुत ही सिंपल पेपर लग रहा है। हम आशा करते हैं कि आप सबको भी सिंपल ही लग रहा होगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 है। ठीक है, 36 है, अति सूक्ष्म विस्थापन के मापन के लिए प्रभावी रूप से उपयुक्त होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर इफेक्टिवली मेजर्ड यूजिंग। ठीक है, तो क्या मापते हैं, LVDT से मापते हैं, या मल्टीमीटर से मापते हैं, या थर्मिस्टर से मापते हैं, या टेको जनरेटर से मापते हैं। ठीक है, तो विस्थापन मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, LVDT का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। LVDT बोलते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर इसरो का पेपर लेके आ जाए, इसरो का पेपर। तो हम एक से कम से हम आपको इसरो का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जितना से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके उतने से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध मापन के लिए प्रयुक्त होता है। रेजिस्टेंस मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूज फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर ए में है बीन सेतु, या बी में है व्हीट स्टोन ब्रिज, या सी में है मैक्सवेल ब्रिज, या डी में है शेयरिंग ब्रिज। तो हम रेजिस्टेंस मापते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बीन स्विच से हम फ्रिक्वेंसी को मेजरमेंट करते हैं, कैपेसिटर कह सकते हो। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज से हम इंडक्टेंस मापते हैं, और शेयरिंग ब्रिज से हम कैपेसिटर या लिंकेज माप सकते हैं, लीकेज फ्रिक्वेंसी से बोलते हैं। ठीक है, लीकेज या आप शेयरिंग ब्रिज से मापते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हीट स्टोन ब्रिज से हम रजिस्टर मापते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग कोड सहायता सूचित करता है। द गोल्ड कलर कोड इन ए रजिस्टर इंडिकेटेड टॉलरेंस ऑफ। ठीक है, जो हमारा गोल्ड होता है, ये रजिस्टेंस की कलर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो कलर कोडिंग के लिए एक ट्रिक होती है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। लास्ट में होता है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड के लिए दोस्तों 5% होता है, सिल्वर के लिए
10% होता है। तो यहाँ पूछ रहा है गोल्ड के लिए कितना होगी। गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होगी, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होती है, 5% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखित बैंड पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी है, तो उसका मान क्या होगा। चांदी बोलते हो सिल्वर, सिल्वर के लिए 10% होता है हम जानते हैं, तो दो ऑप्शन तो कट जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास दो ऑप्शन 4.7 किलो ओम और 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इसकी हम कलर कोडिंग याद करते हैं। कलर कोडिंग के लिए भी मैंने एक ट्रिक लिखी। ठीक है, बी रॉय, ठीक है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो हमको देखना है पीला, पीला किस नंबर पे आता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोडिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो हमको देखना है 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है। 4 नंबर पे येलो है, क्योंकि येलो पूछ रहा है, तो येलो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 7 नंबर हमारा आ रहा है वायलेट, जिसे बोलते हैं हम जामनी, हो जाएगा 4 7। उसके बाद है हमारा नारंगी। ठीक है, नारंगी के लिए आ जाएगा हमारा नारंगी बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नारंगी बोलते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज के लिए हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, उसके बाद आएगा चांदी, चांदी के लिए हो जाता है हमारा प्लस माइनस 10%। तो आप इसको देख लीजिए कितना बन रहा है, 47। ठीक है, 47 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 10%, तो जो कि हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%, क्योंकि 10⁻3 को हम लिख सकते हैं क्या, किलो ओम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों। जो 4 बैंड की कलर कोडिंग होती है, मैं आपको बता दूं, जो 4 बैंड की कलर कोडिंग होती है, उसमें जो पहला बैंड दूसरा बैंड होता है उसमें हम डिजिट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड बैंड आता है उसमें हम मल्टीप्लायर रखते हैं, जो 10 पावर के रूप में होता है। ठीक है, और लास्ट डिजिट जो होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, टॉलरेंस की होती है। ये होती है हमारी 4 बैंड की कलर कोडिंग के रूल। ठीक है, तो ऐसे हम कलर कोडिंग का एक आध दो क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। जैसे यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछा था, एक तो सिल्वर की टॉलरेंस पूछी थी और दूसरा हमारा ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो कलर कोडिंग से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको कलर कोडिंग कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक द टाइपिकल सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज इज। ठीक है, ये दोस्तों यदि आप कहीं काम किए हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होगा वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आइसोप्रोपाइल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल का हम प्रयोग करते हैं क्लीनिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, पावर ट्रांजिस्टरों के साथ ऊष्मा अभिगम डॉट डॉट द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, 41 है, पावर ट्रांजिस्टर विद हीट सिंक आर फिक्स्ड बाई। हीट सिंक क्या होता है दोस्तों, हीट सिंक के बारे में आप समझिए पहले। ठीक है, हीट का मतलब होता है टॉप सिंक मतलब होता है सोखना। जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसकी रेटिंग बहुत अधिक होती है, तो इस कारण से हीट में ज़्यादा जनरेट हो जाती है। तो हीट को जो है दूर करने के लिए, ठीक है, हम हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। तो हीट सिंक का काम क्या करता है, जो उसमें पावर ट्रांजिस्टर में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को वो बाहरी वातावरण में विसर्जित कर देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हीट सिंक को लगाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो हमारी फास्ट ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक है, बंधन विधि के द्वारा हम, ठीक है, हीट सिंक का प्रयोग कर लगाते हैं ट्रांजिस्टर में। ठीक है, फास्ट ट्रेनिंग विधि का प्रयोग या फास्ट ट्रेनिंग के द्वारा हम पावर ट्रांजिस्टर में हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हीट मतलब ऊष्मा, सिंक मतलब सोखना। तो ऊष्मा को सोखने के लिए या बाहरी वातावरण में ले जाने के लिए हम हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
तो क्वेश्चन नंबर 42 है, एक विशेष परिपथ जोड़ में AWG22 के बदले AWG18 तार का चयन किया जाता है। उसका कारण है कि इसमें डैश होता है। क्या होता है? इन ए पार्टिकुलर सर्किट, ठीक है, कनेक्शन AWG18 वायर इज सिलेक्टेड ओवर AWG22, देयर रीजन इज दैट इट इज हैविंग, ठीक है। दोस्तों AWG क्या होता है? AWG होता है अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। एक होता है AWG, एक होता है SWG। SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये अपने यहाँ का है, ये अमेरिका का है, ठीक है। AWG होता है अमेरिकन वायर गेज। तो अमेरिकन वायर गेज 22 के बदले हम 18 का प्रयोग करते हैं जोड़ के लिए। क्यों इसलिए क्योंकि उच्च धारा करने सहन करने की क्षमता होती है, या कम मोटाई होती है, या उच्च प्रतिरोध होता है, या उच्च धारा वहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। लेजर वेट मतलब उच्च धारा वहन करने की क्षमता, या उच्च धारा वहन करने की क्षमता, हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि ये उच्च धारा वहन करने की क्षमता रखता है। हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे AWG18 की, ठीक है। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं 22 के स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ESD का अर्थ क्या है? ESD स्टैंड फॉर, ठीक है। ESD का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ESD क्या होता है दोस्तों? यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक लैब में काम करते हैं तो आपको अपने हाथ में ESD लगाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? ESD मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जो होता है वो हमारा ESD होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 43 का डी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डी मतलब होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है जो आपके बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, आप उससे ग्राउंड करते हैं अपने आप को, तो आपके बॉडी का रेजिस्टेंस को डिस्चार्ज करता है। क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस आपके बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे आप यदि अपने आप को ESD से अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक लैब में जाने से पहले आपको ESD से सारे सामान, जैसे जो आप स्लीपर पहनेंगे वो भी ESD होगा, ठीक है। आप जैसे लैब पे आप काम करते हैं तो आपको जो एप्रेन मिलती है वो भी ESD होती है, ठीक है। तो ESD बैंड होता है, वो आपको हाथ में लगा के आपकी जो टेबल होती है वो टेबल को भी ग्राउंड किया जाता है, तो उस ग्राउंड से आपको ESD कनेक्ट करना होता है। तो ये काम होता है ESD का, ठीक है। तो ESD क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग PCB में घटक संयोजन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या रेशियो होता है उसमें? सीसा और चांदी होती है, सीसा और ताम्र होता है, सीसा और जिंक होता है, या ऑप्शन नंबर डी है सीसा और टीन होता है, ठीक है। तो जो हम लैब में यूज करते हैं उसमें कौन सा होता है? सीसा और टीन होता है। सीसा की जो अगर हम आइडियली बात करें तो सीसा होता है, ठीक है, 37%, और टीन होता है 63%। ये हमारा आइडियली है, लेकिन हम जो यूजली हम यूज करते हैं वो लगभग मिलता है हमें क्या 40% और 60% का रेशियो, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों इसका रेशियो पूछ लेता है कि शोल्डर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो आपको बताना है 40% लेड होता है, 60% टीन होता है, या 37% आइडियली होता है, और 37% हमारा लेड होता है, और 63% हमारा टीन होता है। इस शोल्डर का मिश्रण है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। अब इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अनुरूपित लेपन का उपयोग PCB संयोजकों में डाट डाट के लिए किया जाता है। कन्फर्मल कोटिंग इज डन इन PCB असेंबली टू, बल सुधारने के लिए, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, नमी और संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाना, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम मॉइस्चर एंड कंटेमिनेशन, ठीक है, या विरोध बोलताएँ, या इंक्रीजेज विद स्टैंडिंग वोल्टेज, या सौंदर्य पूरक सुधारना, या इम्प्रूव एस्थेटिक्स, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमको ये अनुलेपित करना होता है जिसे बोलते हैं हम, उसका नाम नहीं याद आया मेरे ध्यान में, ठीक है। इसे बोलते हैं दोस्तों वार्निशिंग करना, ठीक है। जो वार्निशिंग होती है या अनुलेपित करना, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है कि हमारा जो नमी से और हमें संदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाना, ठीक है। इन नमी से
और मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर और कॉन्टेमिनेशन से बचाने के लिए हम वार्निशिंग करते हैं या अनुरूपित लेपन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सब पे वार्निशिंग होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा है? प्रोटॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो सबसे हल्का कण हमारा कौन सा होता है? सबसे हल्का कण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 46 का। ऐसा रटने वाले क्वेश्चन दोस्तों इसे रट लीजिएगा आसानी से, फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि डॉट डॉट ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? यदि प्रतिरोध का ताम्र प्रतिरोध का तार अगर मतलब तांबे का तार प्रयोग किया गया है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। किस कारण में? लंबाई से, तापमान से, विद्युत रोधक से या व्यास से। तो हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो लंबाई से तो कोई मतलब नहीं, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कम होने के लिए बात कर रहा है, तो कम होने के लिए हमारा एरिया है, तो एरिया में क्या होता है? एरिया हमारा व्यास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम व्यास को हम इंक्रीज करेंगे तब हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यदि हम एरिया को मतलब व्यास को अगर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही है कि तार का प्रतिरोध कम होगा यदि कम होगा किस कंडीशन में? जब व्यास को हम ज़्यादा करेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो फार्मूले होते हैं ना, तो इसी फार्मूले से क्वेश्चन बने होते हैं सारे। तो फार्मूले क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। बाकी इसरो है थोड़ा टफ क्वेश्चन देता ही है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करेगा? ठीक है, कौन सा ऐसा सर्किट एलिमेंट है विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट? ठीक है, सर्किट करंट का अपोज करेगा। रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली या इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो 48 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा इंडक्टेंस होगा, ये सर्किट एलिमेंट इंडक्टेंस जो है ये परिपथ के धारा के बदलाव का विरोध करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये करंट को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये बदलाव के धारा के बदलाव का विरोध करेगा। जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ना कि उस करंट को चेंज करता है। ठीक है, लेकिन करंट के चेंज का जो विरोध करेगा वो हमारा क्या करेगा? इंडक्टेंस। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। डायोड चिन्ह में तीर की दिशा डॉट डॉट सूचित करता है। जो हमारा डायोड होता है, ये डायोड है, ये डायोड हमारा तीर है। जो तीर बनी है ये किसको प्रदर्शित करता है? किस के बहाव को प्रदर्शित करता है? तो हमारा पी होता है, हमारा एन होता है। ठीक है, तो किसको प्रदर्शित करता है? होल्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, छेद की दिशा या डायरेक्शन ऑफ होल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ कन्वर्स करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, छेद बहाव की दिशा को, क्योंकि होल्स को हिंदी में बोलते हैं छेद। ठीक है, तो होल्स के प्रभाव की दिशा को प्रदर्शित करता है हमारा डायोड का जो तीर का सिंबल होता है, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये हमारा होल्स के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। मैं सारे क्वेश्चन को मैं फुल एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि देखिए क्वेश्चन को तो आपको आंसर की मालूम होगी, आप देखे होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन को आप समझ ना पाएँ कि क्वेश्चन में कैसे क्या होता है तब तक बेकार है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 50 है क्या है? एफएम रेडियो की आवृत्ति प्रास है। जिसके पास एफएम का रेडियो है वो देख सकता है उसमें आपको कौन सी आवृत्ति प्रास मिल जाती है। वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, यदि आपके पास एफएम रेडियो है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मोबाइल है, मोबाइल में आप देख लीजिए, आपकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी होगी 88 मेगाहर्ट्ज होगी, जो हायर तक जाएगी वो 108 मेगाहर्ट्ज तक जाएगी। ठीक है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में हमारी एफएम की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, एफएम रेडियो, एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। एसी परिपथ में पटलित लौह को सदा डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। इन एसी सर्किट लैमिनेटेड आयरन इज
इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑर्डर टू। तो देखो लेमिनेटेड कोर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखो आयरन में दो प्रकार की लॉसेस पाई जाती हैं, एक एडी करंट लॉसेस होती है, एक हिस्टेरेसिस लॉसेस होती है। ठीक है, आयरन लॉस के दो प्रकार हैं, एक एडी करंट लॉसेस एंड एक हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, आयरन लॉसेस में दो होती हैं, एक एडी और एक होती है हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। ठीक है, तो लेमिनेटेड कोर का ही प्रयोग करते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एडी धारा को कम करने के लिए, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ही हम पटलित लोह या लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं एसी सर्किट में। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, टीबी के लिए प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी डॉट डॉट प्रतिबाधा होती है। दी इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल यूज फॉर टीबी, जो कोएक्सियल केबल यूज की जाती है टीबी में, उसका इम्पीडेंस कितना होता है। तो उसका इम्पीडेंस होता है दोस्तों 75 ओम। इसको आप रट लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 75 ओम्स होता है कोएक्सियल केबल का जो टीबी में यूज की जाती है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, वास्तविक सारणी से गेट सूचित करें। आइडेंटिफाई दी गेट फ्रॉम ट्रूथ टेबल। तो हम देखते हैं कौन सी ट्रूथ टेबल है। ये हमारी एक ट्रूथ टेबल बनी है, इस ट्रूथ टेबल से हमको गेट को सूचित करना है। तो इसमें देखिए सेम इनपुट का मान 1 दे रहा है। ठीक है, 0 0 का मान 1, 0 1 डिफरेंट इनपुट का मान 0, 1 0 डिफरेंट इनपुट का मान 0, फिर 1 1 सेम इनपुट का मान 1, सेम इनपुट का मान 1 डिफरेंट इनपुट का मान 0। किस गेट में होता है, ये होता है यग्जनार गेट में। किसमें, यग्जनार। तो यग्जनार गेट कहाँ पे है, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यग्जनार गेट ये जैसा होता है जो सेम इनपुट का मान 1 और अदर इनपुट का मान 0 देता है। इसके अलावा यग्जार गेट जो होता है वो सेम इनपुट का मान 0 और डिफरेंट इनपुट का मान 1 देता है। ठीक है, ये हमारा होता है यग्जार गेट में। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक हमने 53 क्वेश्चन करा चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा कि जो बहुत टफ हो। ठीक है, वो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं एग्जाम के। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। देखो मेमोरी दोस्तों जो होती है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ये दो प्रकार की मेमोरी होती है, जो बोलते हैं एक अस्थाई एक अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी हमारी होती है जो लाइट जाने के बाद भी डाटा उसमें सेव रहता है। वो अस्थाई मेमोरी उसमें होती है जो लाइट आती है, लाइट चली जाती है, डाटा हमारा मिट जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रैम, डी रैम, ई रोम या कैश मेमोरी। ठीक है, तो हमारा जो रोम होती है वही हमारी होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा क्योंकि इसमें डाटा लाइट जाने के बाद क्या हो जाता है, इरेजेबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ई रोम। इसका होता है इलेक्ट्रिकल इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी। तो इलेक्ट्रिकल इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को हम ओनली रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 54 का सी। यही हमारा नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, ताप वैद्युत युग्म डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सीबेक या फैराडे का नियम या लेंज का नियम या गास का नियम। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सीबेक के नियम पर हमारा थर्मिस्टर कार्य करता है। ठीक है, सीबेक के प्रभाव पर हमारा थर्मिस्टर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 55 का। इसी क्रम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, समाज केबल की तुलना में तंतु प्रकाशिकी के प्रमुख लाभ क्या हैं। मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल ओवर कोएक्सियल केबल इज। ठीक है, क्या होता है, इजी हैंडलिंग होता है, लेस वेट होता है, लो लॉस होता है या इजी टेस्टिंग होती है। तो 56 का सी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल की तुलना में जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल आजकल ज़्यादा यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है कि इसमें लॉसेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो लो लॉस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा।
57 है, निम्नलिखित में से ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बैटरी का संयोजन दिया हुआ है, सीरीज और पैरेलल संयोजन है बैटरी का, ठीक है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसका विभव क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, विभव को ज्ञात करने के पहले आप समझिए कि विभव क्या होता है। जो सीरीज में होता है, सीरीज में विभव जुड़ जाता है, ऐड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा समांतर में होता है, समांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ए और बी के बीच में देखते हैं। तो ए और बी के बीच में क्या है, जो हमारी बैटरी देखिए, पहले यहाँ से चली बैटरी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, फिर निगेटिव को पॉजिटिव से, फिर ठीक है पॉजिटिव टू निगेटिव। ये क्या है, हमारी सीरीज में है। 10 वोल्ट 20 वोल्ट तो हो गया हमारा सीरीज का, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इधर टर्मिनल, देखिए निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो सर्किट हमारी पैरेलल में हो गई। जब पैरेलल में हो गई, वोल्टेज समान हो गया, तो यहाँ पे हमको 6 वोल्ट मिल गया। तो अगर इस सर्किट का हम संरचना बनाएं तो सर्किट हमारी ऐसे बन गई। ये भी हमारी सर्किट ऐसे बन गई, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ऐसे बन गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सीरीज में है, लेकिन आप देखिए क्या, इसमें ध्रुवता चेंज है। ये 20 है, ये 6 वोल्ट है, ठीक है। ये निगेटिव है और ये हमारा निगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव जुड़ा होता तो हमारा सीरीज में होता, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, सीरीज में ही है लेकिन इसकी पोलरिटी क्या है, चेंज है। जब इसकी पोलरिटी इसकी चेंज है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 - 6 = 14 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 14 वोल्ट। तो बैटरी को ऐसे जुड़ी होती है, बैटरी ऐसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, 14 वोल्ट, ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलरिटी, देखो बैटरी में मेन होता है दोस्तों पोलरिटी, ठीक है। पोलरिटी आपको ध्यान रखनी है, अगर सेम पोलरिटी में है, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव से ऐड हो रहा है तो हमारा पैरेलल में हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव वही है, ठीक है। तो सीरीज में है तो पैरेलल में है, क्या कैसे है उसको देख के आपको याद करना है। जब पैरेलल में होगा तो वोल्टेज समान होता है, सीरीज में होता है तो वोल्टेज ठीक जुड़ जाता है। तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रतिरोध के सिरों पर प्रदर्शित तरंग होती है, ठीक है। प्रतिरोधक के सिरों पर प्रदर्शित तरंग होगी। ये डायोड देखिए कौन सी सर्किट बनी हुई है, सर्किट देखकर लग रहा है ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट है, ठीक है। तो इसका जो वेव फॉर्म होगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, आउटपुट पर हमको कैसी वेव फॉर्म मिलेगी, ए वाली मिलेगी, बी मिलेगी, कि सी मिलेगी, कि डी मिलेगी। तो हमको कौन सी वेव फॉर्म मिलेगी, तो वेव फॉर्म हमको ए मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, हम ए इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव का से कंटिन्यू मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित अग्र और उत्क्रम बायस अवलक्षण वाली युक्ति को पहचाने, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिवाइस हैविंग द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक दी गई है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की, इसमें आपको बताना है किस डिवाइस की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की है, या डायक की है, या जीना डायोड की है, या फेट की है। तो आप देखिए क्या है, ये हमारे SCR की है, ठीक है। तो जो हमारे एक करेक्टरिस्टिक दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक है हमारी SCR की, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की, ठीक है। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, आइडेंटिफाई दिस सर्किट। इस सर्किट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सर्किट है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, या बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, ठीक है। दोस्तों देखिए इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है तो हाई पास हो नहीं सकता, ठीक है। बैंड पास है नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाई पास क्यों नहीं है, क्योंकि हाई पास फिल्टर होता है हमारा इस तरह बनता है हाई पास फिल्टर, ठीक है। हाई पास क्या होता है कि कैपेसिटर क्या होता है, AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है, ठीक है। लेकिन हमारा इंडक्टर क्या होता है, ये DC को अच्छी से पास करता है, AC को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो हमारा 60 हो जाएगा हमारा ये हाई लो फ्रिक्वेंसी को तो पास करेगा आसानी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 60 का हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लो पास फिल्टर है, ठीक है। ये लो पास फिल्टर की सर्किट है। तो हम आशा करते हैं कि
ये आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, 60 क्वेश्चन थे इसमें, 60 क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताता हूँ आपको, क्योंकि क्या प्रॉब्लम मेरे साथ कि मैं जो वीडियो आपको अपलोड करता हूँ, ये सारे वीडियो में मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। जब मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, ठीक है। जब लिखते हैं तो 2-4 वर्ड लिखते हैं तो उसी में मोबाइल की स्क्रीन फुल हो जाती है, तो फिर हमको बैक आना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हमारे पास वो सुविधाएँ अवेलेबल नहीं है। स्टूडियो तो मेरे पास है नहीं, मैंने स्टूडियो बना के रखा है, तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकें। लेकिन हाँ, इतना समझाने का प्रयास करता हूँ कि थोड़ा लिखता हूँ लेकिन थोड़े में आपको समझ में चीज़ें आ जाएँ, ठीक है। जब मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो हम आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। तो अभी इतने में दोस्तों आप सभी समझने का प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।